हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ नेशनल बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023 प्रिपेयर बैलेंस शीट। सिर्फ क्वेश्चन में क्या बनाना है, हमें बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल दिया है। अभी हम साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही हमने क्या करते हैं कि इसके जो कौन से शेड्यूल में क्या जाएगा वो लिख लेते हैं, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन बनना। और आपको भी क्वेश्चन जब पेपर में भी करोगे तो उसी तरीके से लिख लेना है ना, ताकि बाद में दोबारा क्वेश्चन को एनालाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल एक फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखो, पेड अप कैपिटल कहाँ जाएगा कि शेड्यूल 1 में है। लोकल बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड मतलब ये क्या होता है, लोन्स और एडवांसेस है ना, एडवांसेस वाले शेड्यूल में जाएगा। तो एडवांसेस में फिर से एक बार शेड्यूल रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट है शेयर कैपिटल का, सेकंड है रिजर्व्स का, थर्ड रहता है डिपॉजिट्स, फोर्थ रहता है बोरोइंग्स और फिफ्थ रहता है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये 5 शेड्यूल किसके हैं, लाइबिलिटी साइड के हैं। एसेट साइड में क्या रहता है, कैश बैलेंसेस विथ आरबीआई एंड कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। उसके बाद क्या रहता है, बैंक बैलेंस, जितने भी बैंक के जो दूसरे कोई करंट अकाउंट में यदि पैसे वगैरह कुछ जमा है तो वो वाले पैसे। देन हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट ये हो गया 6th और 7th शेड्यूल। 8th क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट। 9th रहता है एडवांसेस और 10th रहता है फिक्स्ड असेट। 11th रहता है अदर असेट और 12th क्या रहता है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और उसके नीचे हम लिखते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। तो दैट वाज द फॉर्मेट आपने इसको याद करना है। तो शेड्यूल 9 में क्या जाएगा, एडवांसेस जाएगा 9 के अंदर। ठीक है, ये एडवांसेस का हिस्सा है। उसके बाद रिजर्व फंड शेड्यूल 2 है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये भी एडवांस में जाएगा, शेड्यूल 9 में जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड ये शेड्यूल 5 में जाएगा। अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन में जाएगा। ये वो डिविडेंड है जो अभी तक हमारे जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने क्लेम नहीं किया, हम देने के लिए रेडी है पर वो आए ही नहीं लेने, ऐसा है। लोन्स, ये भी लोन्स हमने दिया है तो ये शेड्यूल 9 में जाएगा। करंट एंड सेविंग डिपॉजिट ये शेड्यूल नंबर 3 में जाता है, लाइबिलिटी है पर शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। देन फर्नीचर ये हमारा एसेट है, फिक्स एसेट के वाले शेड्यूल में जाएगा। फिक्स एसेट का शेड्यूल नंबर क्या है, देखो 7, 8, 9 है ना। तो लास्ट वाला जो है अदर एसेट का 11, उसके पहले कौन सा आता है 10। 12 तो कंटिजेंट लाइबिलिटी रहता, तो 12 यदि अदर 11 यदि अदर एसेट है तो 10 क्या रहेगा, फिक्स एसेट रहेगा। तो ये 10 में चला जाएगा। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी हमारा डिपॉजिट जो शेड्यूल 3 है जिसमें हम लाइबिलिटी बुक करते हैं वहाँ जाएगा, क्योंकि बैंक में फिक्स डिपॉजिट लाइबिलिटी रहता है। तो फिक्स डिपॉजिट जाएगा शेड्यूल 3 में। प्रॉफिट लॉस ये डायरेक्ट जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल 2 में। स्टैम्प एंड स्टेशनरी का स्टॉक है तो ये अदर एसेट में जाता है जो कि शेड्यूल नंबर 11 है। और कैश इन हैंड ये जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। कैश एट बैंक ये जाएगा शेड्यूल नंबर 7 में। और इन्वेस्टमेंट जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। तो उनका टारगेट यही रहता है कि हमको सारे शेड्यूल कवर करना है, क्योंकि वो यही जानना चाहते हैं कि हर एक आइटम आपका अलग अलग शेड्यूल का देंगे और आपको उसमें पुट करना है। हम यहाँ से शेड्यूल अलग से नहीं बनाने वाले, हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। आप भी पेपर में वैसा लिख सकते हो कि मैंने कई ऑथर के बुक में देखा है, सजेस्टेड आंसर वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब मेरे पास ये मिट जाएगा। तो डायरेक्टर्स रिक्वायर द बैंक्स इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च 23 विच इज़ 5,25,000। तो इन्वेस्टमेंट जो है, डायरेक्टर का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट भैया हमको 5,25,000 पे शो करना है। अभी इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,75,000 पे है। देखो अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 4,75,000 है और डायरेक्टर कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 5,25,000। तो कितने का फ़र्क हो गया, 50,000। इसको ही बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है ये, रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, तो वैल्यू बढ़ रही है। तो वैल्यू बढ़ना मतलब हमारे लिए रहता है प्रॉफिट एक तरीके से। तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जिसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करके रखते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट 50,000 से। और क्रेडिट किसको होता है, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसको हो जाता है क्रेडिट। कितना, 50,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ दिखेगा, शेड्यूल नंबर 3 में दिखेगा, ऑफ कोर्स सॉरी शेड्यूल नंबर 2 में दिखेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट इसमें देखोगे तो ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख। ये बस सिर्फ डिस्क्लोजर करने के लिए जब हम कैपिटल का शेड्यूल बनाते हैं तो कैपिटल के शेड्यूल में हम क्या शो करते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर हम शो करते हैं सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसमें से हम कॉल्स इन अरियर्स माइनस कर देते तो क्या निकलता है, पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल तो क्वेश्चन में यहीं पे दिया हुआ है 10 लाख। पेड अप कैपिटल तो 10 लाख दे के रखा हुआ है, पर उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए उन्होंने ऑथराइज कैपिटल अलग से दे के रखा हुआ है, जो पेपर में आप सिर्फ प्रेजेंटेशन शेड्यूल बनाते हो तो वहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। द बैंक हैज बिल्स फॉर कलेक्शन 50,000। बिल्स फॉर कलेक्शन मैंने बताया, बिल्स फॉर कलेक्शन शेड्यूल नंबर 12 के नीचे हमें शो करना होता है। ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन ये वो रहता है कि बैंक कस्टमर के लिए किसी से बिल कलेक्ट करके देता है ना, तो उसको बोलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ना वो बैंक के लिए असेट, बैंक के लिए एक्चुअली देखा जाए तो वो एसेट भी रहता है, लाइबिलिटी भी रहता है, मतलब किसी और से आएगा और कस्टमर को जाएगा। तो बैंक अपने बुक्स में उसको अकाउंटिंग नहीं करती है, बस बैंक का एक फंक्शन रहता है, उसको वो बोलते हैं मेमोरेंडम अकाउंट बनाना। तो उसमें वो असेट भी बना के रखते, लाइबिलिटी भी बना के रखते, पर वो मेन जो अपना अकाउंटिंग रहता है उसका हिस्सा नहीं रहता है, क्योंकि फाइनेंशियली बैंक को ये अफेक्ट नहीं करती है। पैसा नहीं आया तो कस्टमर को नहीं आएगा, आया तो कस्टमर को जाएगा। तो इसमें बैंक के हाथ में कुछ आता नहीं है, बैंक सिर्फ अपना चार्जेस कलेक्ट करती है कस्टमर के अकाउंट से। इसमें देखोगे तो ऑथोराइज कैपिटल हो गया 12 लाख, बैंक और बिल्स फॉर कलेक्शन हो गया, और उसके बाद क्या है, बिल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर रुपीज 4 लाख। मतलब ये भी ऐसा है कि हमने कस्टमर के बिहाफ में क्या होता है, हम बिल्स एक्सेप्ट करके देते हैं कस्टमर के बिहाफ में। हम ये बोलते हैं कि कस्टमर ने यदि पे नहीं किया तो कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। तो ये चीज़ें भी क्या रहता है, यदि कस्टमर पे नहीं करेगा तो बैंक पे करेगा, ऐसा नहीं है कि बैंक को पहले ही पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कोई कॉन्टिंजेंट मतलब क्या, जो बैंक के कंट्रोल में नहीं है, जो फ्यूचर होने वाली घटनाओं के ऊपर आधारित होता है, डिपेंड करता है कि फ्यूचर में यदि ऐसा हुआ तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो कस्टमर है वो कस्टमर यदि बैंक को, कस्टमर के बिहाफ में बैंक ने किसी को एक्सेप्टेंस दिया कि मैं इतना पैसा दूंगा, पर कस्टमर ने यदि दे दिया सामने वाले को पैसा तो बैंक को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कस्टमर ने यदि पैसा नहीं दिया तो बैंक देगी पैसा उस टाइम पे, और बैंक फिर कस्टमर से रिकवर करती रहेगी। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। 4 लाख रुपए यदि बैंक नहीं दिया, सॉरी कस्टमर यदि नहीं दिया, तो बैंक को लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ सकता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम, ये पेपर में 8 मार्क के लिए आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये 16 मार्क के क्वेश्चन के लिए डिजर्व नहीं करता है। तो देखो, एक तो है तुम्हारा तरीका पेपर में कैसा है, शेड्यूल एक 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 बनाते जाओ। देखो पेपर में एक तो आप शेड्यूल बनाओ अलग अलग, शेड्यूल 1 2 3 4 ऐसा पूरा लाइन से। और शेड्यूल 1 क्या है, शेयर कैपिटल है। ओके, अब शेयर कैपिटल में पहले क्या दिखाना होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12 लाख। ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए होता है। अब यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है कि वो कितना शेयर है, ये भी लिखना चाहिए कि मतलब एक कितने नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर का वैल्यू कितना है। लिखते हैं ना अपन, जैसे 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो इस तरीके से दिया नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हम सीधा लिख देंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, क्योंकि कुछ दिया नहीं है दूसरा। अब ये क्वेश्चन हमें बार बार देखना पड़ेगा, तो इसको यहाँ देख लो। ये देखो कितना था पेड अप कैपिटल, 10 लाख रुपीज़ है पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 10 लैक्स, और टोटल में कितना आएगा, 10 लैक्स ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, इसको हमें सिर्फ दिखाने के लिए, डिस्क्लोजर करने के लिए रहता है। फाइनेंशियली बैंक में इतना पैसा आया तो अकाउंटिंग में सिर्फ 10 लाख रुपए ही आएगा, पूरा पैसा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसके बारे में, शेड्यूल 1 हो गया। शेड्यूल 1 में यही रहेगा, इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं दूसरा। शेड्यूल 2 रहता है रिजर्व्स, रिजर्व्स रहता है। तो शेड्यूल 2 के लिए जो डेटा दिया हुआ है,
एक काम करते, इसको इंपोर्ट कर लेते, रुको। बहुत सारे वीडियो पे पूरा खुल जाएगा अब। ठीक है, अपने को ये सब काम का नहीं है। फर्स्ट वाला ठीक है, दोबारा देख लेंगे। अपने को जाना है सीधा, क्वेश्चन है शेड्यूल क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ आए, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। ये आ गया, तो ये पेड अप कैपिटल हम यहाँ पे कुछ शेड्यूल बना लेते हैं अब यहीं के यहीं। क्या कर रहे थे हम, तो शेड्यूल 1 मैंने बता दिया था। शेड्यूल 1 कैपिटल, इसमें था ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये है 12 लाख। और पेड अप कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड एंड वैसा भी लिख सकते हो, लिखना वैसा ही चाहिए लेकिन पूरा डिटेल दिया हुआ नहीं है। तो टोटल भी कितना आएगा, 10 लैक्स। बैलेंस शीट का शेड्यूल 1 ये हो गया। अब हम करेंगे शेड्यूल 2। अब इस पर टिक भी लग गया, ठीक है। इसका इफेक्ट ले लिया हमने और इसका इफेक्ट भी ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने बोला शेड्यूल 9 में जाएगा, तो इसको अभी नहीं। अभी हम शेड्यूल 2 क्या बना रहे हैं, सर रिजर्व्स। तो रिजर्व्स का शेड्यूल बनाना है। रिजर्व्स के शेड्यूल में क्या क्या आएगा, ये देखो। एक तो ये रिजर्व फंड आ जाएगा, ये वाला। ये रिजर्व फंड ले लो। रिजर्व फंड की वैल्यू कितनी दी हुई है देख लो, 3,85,000। तो ये वैल्यू आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस का आएगा। जस्ट मिनट रुको। ठीक है, देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी कितना बैलेंस है, 1,10,000 है, सॉरी 1,10,000। तो ये लिख लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000, ठीक है। और इसमें एक और आएगा, हमने बोले थे ना रिवैल्यूएशन फंड की बात किए थे, तो तुमने कॉपी में उस हिसाब से जब सॉल्व करते हो तो जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है। हमने देखे थे कि 5,25,000 में क्या है, रिवैल्यूएशन होने वाला है। उसके बाद देखो इसमें और कुछ नहीं था। शेड्यूल 3 ठीक है हो गया। अब हम शेड्यूल 3 पे जाते हैं। शेड्यूल 2 हो गया। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 किस चीज़ का रहता है, डिपॉजिट से रिलेटेड है। अब डिपॉजिट में क्या क्या आता है, जो हमने लाइबिलिटी है हमारी वो रहेगा। तो डिपॉजिट में क्या रहेगा, अब जैसे अभी जब सॉल्व करते तो टिक करके रखोगे ना, तो एक ये है करंट एंड सेविंग डिपॉजिट। करंट एंड सेविंग डिपॉजिट कितना है, 25,000 है। तो यहाँ लिखेंगे हम करंट एंड सेविंग डिपॉजिट। करंट एंड सेविंग डिपॉजिट कितना है, 25 लैक्स है, ठीक है। तो ये एक हो गया लाइबिलिटी। अब फिक्स डिपॉजिट भी जो है, ये देखो ये 20,000 जो फिक्स डिपॉजिट है, ये भी हमारी लाइबिलिटी रहेगी। तो हम यहाँ लिख लेते फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितना दिया हुआ है, 20 लाख रुपए दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट। तो ये आ गया, ओके। तो ये हमने लिख लिए, ये भी हो गया और हमने ये भी ले लिए है। उसके बाद कोई भी जो है लाइबिलिटी नहीं है, दो ही था डिपॉजिट वाली लाइबिलिटी। तो ये अब इसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल है वो है बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स कुछ है नहीं, ये वाले क्वेश्चन में कुछ बोरोइंग्स है नहीं, लेकिन पेपर में आप
यहाँ मत बनाओ शेड्यूल, ये अलग अलग शेड्यूल बना रहे हो तो बस बोरोइंग्स लिख दो, उसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ यदि हम बनाने की देखे जाए तो शेड्यूल नंबर जो 4 बनेगा वो है बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स के अंदर लेकिन कुछ है क्या, नहीं है, हम नील करके छोड़ते हैं। और शेड्यूल नंबर 5 बनाएंगे, तो शेड्यूल नंबर 5 देखोगे तो उसमें आएगा अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें दिया है, जैसे हमने देखे थे अनक्लेम्ड डिविडेंड है कितना, ये देखो, ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है ये 5000 का अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ये अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड, कितना अमाउंट है, 5000 है, तो ये एक वैल्यू आएगी यहाँ पे। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं ये क्वेश्चन में, यही सिर्फ है जो अदर लाइबिलिटी में है, बाकी सब अब जाएगा नहीं कुछ भी। उसके अलावा अब हम आते हैं एसेट साइड पे, ठीक है, एसेट साइड बनाना है। तो एसेट साइड में क्या क्या रहेगा अभी, तो शेड्यूल नंबर 6 रहता है कैश बैलेंसेस, कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई, बैलेंसेस विथ आरबीआई। तो यहाँ आरबीआई का बैलेंस कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन कैश बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो इधर ये कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना, 2,50,000। बैंक बैलेंस यहाँ नहीं लिखते, बैंक बैलेंस दूसरे शेड्यूल में लिखते हो, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कितना हो गया, कैश बैलेंस हो गया अपना 2,50,000 और 6,50,000 बैंक बैलेंस है। इसके बाद वाला शेड्यूल नंबर 7 रहेगा, उसमें हम लिखेंगे बैंक, तो एक्चुअली रहता है बैलेंस विथ अदर बैंक, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी क्या है याद हो जाए। तो इसमें आएगा बैंक बैलेंस, बैलेंस विथ बैंक कितनी वैल्यू है, देखो 6,50,000, ये 2,50,000 हमने ले ली है, 6,50,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एसेट है दोनों। उसके बाद कौन सा एसेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 4,75,000। इसके बाद जो रहता है ना, जो शेड्यूल अभी हमने बनाए, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 8 बनेगा, तो शेड्यूल नंबर 8 में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। हम इधर बनाते हैं, शेड्यूल नंबर 8 रहेगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। अब इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 4,75,000, ठीक है। अभी उसको वैसे ही लिख के छोड़ दो। तो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल हो गया, और उसके अलावा क्या रहेगा, उसके बाद जो शेड्यूल बनेगा इन्वेस्टमेंट के बाद बनता है एडवांसेस का शेड्यूल। तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे हम एडवांसेस, ये मेन रहता है बिजनेस, जो बैंक जो लोन देती है वो कहाँ आएगा, एडवांसेस में आएगा। तो एडवांसेस में देखो क्या आएगा, ये तो हमारा हो गया है सिर्फ लोकल बिल्स डिस्काउंटेड कितना है, 9 लाख है, तो वो एडवांसेस में आएगा, लोकल बिल्स डिस्काउंटेड 9 लाख। उसके बाद देखो ये हो गया कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कितना है, 14 लाख है, तो ये भी यहीं आएगा, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट वैल्यू कितनी हुई है, 14 लाख वैल्यू है, 14 लाख हो गया। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन में, ये लोन्स दिया हुआ है जो कि 23 लाख है, लोन्स कितना है, 23 लाख का लोन है, तो लोन भी कहाँ आएगा, वहीं पे आएगा एडवांसेस में। यहाँ बोरोइंग्स ऐसा लिखा नहीं है कि हमने, तो हमने लोन दिया ही होगा, ये लोन्स हो गया। फर्नीचर फिक्स सेट में जाएगा 20,000, और अभी इसमें ना दूसरा कुछ है भी नहीं जो एडवांसेस की तरफ आएगा, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अब सिर्फ बचता है फिक्स असेट्स और अदर असेट। तो हम इसके बाद जो शेड्यूल नंबर 10 बनाएंगे वो रहेगा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या है, फर्नीचर है, ठीक है, फिक्स असेट्स में फर्नीचर है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी हुई है देख लो, फर्नीचर दिया हुआ है 20,000 का, 20,000 लिख देंगे यहाँ पे।
उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ये जो स्टैम्प एंड स्टेशनरी है वो कितना है, 5,000 है स्टैम्प एंड स्टेशनरी। तो ये अदर असेट में आता है, वो फिक्स असेट में नहीं आएगा। तो एक शेड्यूल बनेगा अदर असेट का, वहाँ आएगा स्टैम्प एंड स्टेशनरी। लेटर रेट वगैरह सब इसमें आते हैं, तो सब स्टेशनरी वगैरह आते हैं वो। अब एडजस्टमेंट में देखो तो ये 5,25,000 है, सारे आइटम पे टिक हो गए। देखो ये भी ले लिए, ये हो गया था, 385 रिजर्व फंड में आ गया, 14 ले लिए, 5,000 भी हमने अनक्लेम डिविडेंड डाल दिया, ये सार हो गया, 20,000 हो गया, 20 लाख भी ले लिए, 1,10,000 का इफेक्ट आ गया है, और बाकी नीचे का चारों का आ गया। अब हमें एडजस्टमेंट में क्या बोला उसने कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 5,25,000 है, तो उसमें ऐड करते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना हो गया, 50,000। ये कितना हो जाएगा, 5,25,000। जस्ट अ मिनट, की वैल्यू हो गई 5,25,000, यहीं लिख देता हूँ। अब 5,25 जो है ये जाएगा बैलेंस शीट में, और ये 5,25 जो आया ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना, 50,000। बस हो गया। बाकी दोनों डिस्क्लोजर है, वो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आएगा। अब देखो इसका टोटल कर लो, एक तो सभी का पहले शेड्यूल का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या बोलता है, ये बैलेंस शीट हो गया। तो बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर और अमाउंट ऐसा रहेगा। तो पहला जो है रहता है लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ में जो फर्स्ट है वो है कैपिटल, वो है शेड्यूल नंबर 1। उसके बाद क्या है, रिजर्व्स, शेड्यूल नंबर 2। देन क्या रहेगा, डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 3। उसके बाद रहेगा बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4। देन रहेगा अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, वो रहेगा शेड्यूल नंबर 5, उसका आ जाएगा यहाँ पे टोटल। उसके बाद क्या रहेगा, एसेट्स, एसेट्स में आएगा कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। उसके बाद आएगा बैंक बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड फ्रॉड नोटिस, ये आएगा। आगे क्या आएगा देखो, ये रहेगा शेड्यूल नंबर 6, ये रहेगा 7। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट, ये आ रहा है शेड्यूल नंबर 8 से। फिर आ रहा है हमारा एडवांसेस, जो कि सबसे ज़्यादा रहता है, एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9। देन आएगा फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल नंबर 10। देन आएगा अदर असेट्स, क्योंकि शेड्यूल नंबर 11। इसका हम करेंगे पहले टोटल, उसके बाद नीचे का बताता हूँ। तो चलो अब एक शेड्यूल का देख लो। तो शेड्यूल नंबर 1 कितना है, 10 लैक्स है कैपिटल, तो आपको 10 लैक्स लेना है। ये बैलेंस शीट एज ऑन जो रहेगा वो डेट लिखना है, मेरे ख्याल से क्या था, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 ये था। यहाँ आ गया 10 लैक्स, यहाँ 12 लैक्स नहीं लिखेंगे, 10 लैक्स लिखेंगे। रिजर्व्स का टोटल करना है हमें, रिजर्व्स देख लो, रिजर्व्स का टोटल कर लो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते जाओ। मैं मेरा कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो 3,85,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000, ये हो गया 5,45,000। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 5,45,000। के बाद देखो ये कितना हो गया, 45 लैक्स डिपॉजिट,
है कि नहीं। 45 लैक्स हो गया ना डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट इधर लिख देंगे 45 लैक्स। उसके बाद बोरोइंग्स कुछ है ही नहीं, हमने देखे थे बोरोइंग्स कुछ नहीं, जीरो है। और अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन भी कितना था, अनक्लेम डिविडेंड आई थिंक 5,000 रुपये ही है वो। ये देखो ये सिर्फ 5,000 रुपये ही है, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। 5,000 लिख देंगे यहाँ पे। टोटल बाद में करते हैं। अब एसेट देख लो, एसेट में क्या क्या है। तो ये कैश बैलेंस 2.5 लाख रुपए है और अदर बैंक 6,50,000 है। कैश 2.5 लाख, ये 6,50,000, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख, यहाँ आ गया 6,50,000। फिर ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है। इन्वेस्टमेंट 5,25,000 है, इसका टोटल हम करेंगे बाद में। 5,25,000 इन्वेस्टमेंट पहले लिख देते हैं। अब ये जो एडवांसेस है उसका टोटल कर लेते हैं एक बार। एडवांसेस कितना हो गया, तो ये देखो 14,9 प्लस 14 प्लस 23, तो ये 46 लैक्स है। कितना हो गया, 46 लैक्स। 46 लाख यहाँ हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं एडवांसेस में। स्पीड हो रहा होगा लेक्चर तो उसको स्लो करके देख लेना। ये 20,000 और ये 5,000 खत्म हो गया। ये 20,000 यहाँ आ गया, ये 5,000 यहाँ आ गया। इस तरीके से सारे शेड्यूल फिर इसके बाद बैलेंस शीट में पुट करना पड़ता है। तो ये हो गया, इसका टोटल कर लेंगे अब हम, इसका टोटल। तो ये 10 लाख प्लस 5,45,000 प्लस 45 लैक्स प्लस 5,000, तो ये जा रहा है हमारा 60,50,000। ये हमारा टोटल हो गया। और इधर का टोटल करके देख लेते हैं। ये हो गया 2,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 5,25,000 प्लस 46 लैक्स प्लस 20,000 प्लस 5,000, 60,50,000। दोनों साइड का टोटल हो गया मैच, मतलब खुशी की बात है। अब इसके नीचे हमें दिखाना होता है, इसके नीचे 2 शेड्यूल और है। एक रहता है कंटीजेंट लायबिलिटी का और एक क्या रह रहा है हमारा बिल्स फॉर कलेक्शन हम शो करते हैं। तो यहाँ एक हम बनाएंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज़, जो जिसको बोला जाता है शेड्यूल नंबर 12, ऊपर हो गया होगा तुम नीचे बनाना। और एक रहता है बिल्स फॉर कलेक्शन, ये बस डिस्क्लोजर करने के लिए रहता है, अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है। डिस्क्लोजर मतलब जो सिर्फ दिखाना है। ये 4 लाख और ये है बिल्स फॉर कलेक्शन है 50,000। ये 4 लाख देखो, ये जो है ना एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर जो है 4 लाख रुपए, वो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मतलब ये वो है कि यदि कस्टमर ने 4 लाख रुपए नहीं चुकाया तो बैंक को चुकाना पड़ेगा। और ये 50,000 ऐसा है जो बिल कलेक्ट करके लाना है, कलेक्शन के लिए हमारे पास पड़े हुए हैं। तो हमारे एसेट भी रहता है और वो लायबिलिटी भी रहता है, दोनों चीज़ रहता है वो। तो ये यहाँ आ जाएगा 4 लाख और यहाँ आ गया। इस तरीके से ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इससे रिलेटेड और भी बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन मैंने एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में दिया हुआ है वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करो और होपफुली सारे समझेंगे। कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझे तो डाउट मेरे से पूछ सकते हो, तो ये कर लो। और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम और 1-2 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।